नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? वेरी गुड। सब बढ़िया है एकदम। कैसा रहा त्योहार आप लोगों का? और स्पेशली आज भी त्योहार है, गोवर्धन पूजा का त्योहार है आज। और कल भाई दूज है, फिर 2-4 दिन बाद छठ पूजा है। तो पूरा त्योहार ही वीक वीक पूरा त्योहारों का ही है। और ऐसी स्थिति में हम खुशी के साथ पढ़ते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ईश्वर करे कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे ही हर्षोल्लास बना रहे, ताकि बहुत अच्छे से सब कुछ पार हो जाए, नहीं? गुड़िया बेस्ट बेस्ट है बेटा। हाँ भाई, प्लवन बनर्जी कह रहे हैं कि मैं पीएसयू में जॉब करता हूँ। मैं सुबह 8:30 को निकलता हूँ और घर अराउंड 8 PM। मैं वेस्ट बंगाल सर्विसेज की प्रिपरेशन ले रहा हूँ। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, काइंडली हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का ये सेशन बेसिकली रखा ही इसलिए गया है क्योंकि आज बच्चों को क्या हुआ कि कल हमने है ना हमारे यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। तो उस बातचीत में ये निकल के आया कि बच्चों को सबसे ज्यादा क्राइसिस हो रहा है। तो वो एक चीज है और उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के साथ में हाउ टू कीप मोटिवेटेड, यानी कि अपने आप को पूरे टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रखें। ये दो स्थितियां थी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज की क्लास इस विषय पर ली जाए, क्योंकि मुझे ये दो प्रमुख मुद्दे लगे जो विद्यार्थियों के बीच में थे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए। और रही बात इस चीज की कि टेस्ट की कि सर क्विज होगी या नहीं होगी, तो आज जो मॉर्निंग वाला सेशन लिया था ना अपन ने वाईफाई स्टडी 2.0 पे, वो काफी डिटेल में लिया था मैंने इसी कारण से, क्योंकि आज हमारी टीम तो है छुट्टी पे। तो उन्होंने जो क्वेश्चन वश्चन बना के भेजने वाला काम था वो तो किया नहीं। तो छुट्टी पे है तो हमने सोचा कि बच्चों से आज बात कर ली जाए। थोड़ा त्योहारी माहौल है और ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ बातचीत की जाए, है ना? तो क्यों ना आप लोगों का पूरा दिशा निर्देशन दिया जाए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की, इस विषय पे बात की जाए। और जो हम लोग सामान्यतया मिस करते हैं एक दूसरे से बात करना, क्योंकि मैं अपनी सुनाता हूं, आप लोग अपनी नहीं सुना पाते, तो वो जो है ना, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं, तो दोनों ही बातें हो जाएंगी। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मतलब बहुत लंबे समय से मेरे साथ बात करनी चाहिए है। वो अपनी बातें मुझे लिखकर मैसेज के माध्यम से भेजते रहें और हम उन चीजों की बातें यहाँ पर क्लास के साथ में करते हैं, है ना भाई? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि आज की क्लास के कुछ प्रमुख बिंदु बना रहे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जिनमें से सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो है, जो सभी विद्यार्थियों के जीवन में बहुत दिक्कत करता है। दो इशू लगे जो मैंने कल लगभग 150-200 बच्चों से बात की थी, जो अपनी यूपीएससी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं इस प्लस कोर्स वाले, उन सबके साथ में बात करने पर एक चीज निकल के आई कि उनकी जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो टाइम मैनेजमेंट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनकी है कि 7 दिन तो मोटिवेट रह लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन उसके बाद नहीं रहता। मोटिवेशन उसके बाद खत्म हो जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता। मतलब मोटिवेशन बहुत बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज कि हम लोग सर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे होते हैं। यानी कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, यानी सबको साथ लेके चल रहे हैं। जैसे किसी घर के किसी व्यक्ति ने कभी कह दिया था कि बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो, बाकी छोटे मोटे एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। तो सर हम लोग है ना 5-7 फॉर्म एक साथ भरते हैं, जिसमें लग जाए बस वो हमारा है। हाँ, स्टेट पीसीएस हम सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना? तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी कि क्या ये वाकई में संभव है या नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। डन। अच्छा, इसके अलावा जो और चर्चा रहेंगी, हालांकि हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि सर मैं ना सोचता तो बहुत हूं कि मैं यूपीएससी कर लूं, क्या मैं लायक हूं इस चीज के, यानी कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं? अपने आप से एक जो सवाल हम सबके बीच में रहता है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकता हूं? तो इसके लिए अपने आप को कैसे मैं लायक पाऊं, क्या है मेरे अंदर काबिलियत कि यूपीएससी मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, है ना? ये कुछ ऐसे पॉइंट है। और इवन यूपीएससी छोड़ो, कईयों को तो ये भी डाउट है आप में से कि क्या कभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या कभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ये विद्यार्थियों के बीच में रहने वाला, स्पेशली जब हम कंपटीशन में होते हैं ना, तब का ये सबसे बड़ा डाउट है। सर यूपीएससी तो छोड़ो,
क्या मैं रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम भी दे पाऊंगा क्या? मतलब सर एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें 1 करोड़ बच्चे फार्म भरे हैं, क्या सर मैं उसको पास कर पाऊंगा? मतलब आप में से ना जो हमारे साथ में रोजाना सुबह बच्चे पढ़ते हैं, देखिए मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की, जब मैं कल विद्यार्थियों से बात कर रहा था, कल प्लस क्लास के विद्यार्थियों के साथ बातचीत हो रही थी, तो एक चीज समझ में आई कि उन सबके जीवन में हमारी मॉर्निंग वाली करंट अफेयर का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो रोजाना वाईफाई स्टडी पर हम लोग लेते हैं 2.0 पर, उसका बहुत प्रभाव है उनके जीवनचर्या में। और मुझे उनसे ये बात समझ में आई कि जिस प्रकार से उनके जीवन में बहुत प्रभाव है, ऐसे ही अपनी क्लास के बहुत सारे विद्यार्थी जिनकी बात आज तक नहीं पहुंच पाई मुझ तक, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं इस वाली क्लास ने बहुत परिवर्तन लाए हैं। यानी कि उनके या तो सोचने का तरीका बदल गया, या विस्तार हो गया सोचने के अंदाज में, और अपने आप को अब वो समझने लगे हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ये सब बातें निकल के आई, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि आप जितने भी यहाँ क्लास में उपस्थित हैं, आप सबकी फीलिंग्स उन 150-200 बच्चे जो थे उनसे बात करके मुझे समझ में आ गई कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। अच्छा, तो इन 5 चीजों को अभी हम शुरुआत में डिस्कशन में ले रहे हैं। इसके अंदर मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, यानी कि दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चों की बातें इसी में ही कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर कोई इशू बच जाएगा तो उसे हम अंत में डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई, एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर ये इशू जो आपने उठाए हैं ये हमसे रिलेवेंट है ना? हाँ जी। और इसमें मैं एक काम करता हूं कि 1 2 3 4 5 इनमें से जो भी आप चाहें, कौन से मुद्दे पर मैं पहले बोलूं उसके बारे में आप बता दीजिए। तो मैं यहां पर इनके बारे में ABCDE ये मैं 5 पोल बना रहा हूं। आप इनमें से बता दीजिए जो मुद्दा आप पहले चाहते हो, उसको मैं पोल कंडक्ट करवा ले रहा हूं, ठीक है ना? तो आप जिस भी टॉपिक पे सबसे पहले बुलवाना चाहें पोल में आप मुझे बता दें, मैं उसी के अनुसार चल दूंगा। मुझे एक आंसर क्लिक करना होता है, तो मैं एक आंसर ऐसे ही क्लिक कर दे रहा हूं, बाकी आप जो है अपने हिसाब से जल्दी से बता दीजिए। जिसका मत प्रतिशत ज्यादा रहेगा मैं उस पर बोल दूंगा, ताकि अधिकतम बच्चों को अधिकतम लाभ हो। ठीक है, तो 53% अभी तक मतदान जो है वो पहले ही पॉइंट के पक्ष में आया है, उसके बाद थर्ड पॉइंट के पक्ष में है। तो पहली प्राथमिकता होगी हमारा फर्स्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, उसके बाद में हमारे पास फोर्थ पॉइंट और फिर फिफ्थ पॉइंट। ये हमने प्राथमिकता क्रम डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना? चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने बहुत बड़ी इशू बन करके आया हुआ है, और वो क्या है, आते हैं। सबसे पहला है समय प्रबंधन। और मैं आपको एकदम ऑनेस्टली सारी बातें बताऊंगा, कोई भी किताबी बात नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसी कहानी या प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताऊंगा कि उसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था। एकदम नेचुरल तरीके से हम चलेंगे और उस चीज को अपने ही सराउंडिंग में जो लोग उपस्थित हैं उनसे समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बीच बीच में पोल होते रहेंगे, आप उन पोल में पार्टिसिपेट करते रहना, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न आ रहा है और वो ये है, क्या कभी आपने अपनी मां को, ऑनेस्टली आंसर देना, यस और नो में, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, क्या कभी आपने अपनी मां को फ्रस्ट्रेट होते देखा है खुद के काम के लिए? पोल बिल्कुल सामने है कि भाई मैं, मतलब ये काम मुझसे नहीं होगा, या फिर कल तक तो सब सही था आज गड़बड़ हो गया, है ना? मतलब मैं कर नहीं पा रही हूं। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी मां जो है वो तनाव में चल रही है उनका समय प्रबंधन ही नहीं हो पा रहा है? कभी देखा? अच्छा, जिन बच्चों को, जिन्होंने ट्रू किया है ना, वो ट्रू वाले वो हैं जो सवाल नहीं समझ पाए। सवाल नहीं समझ पाए से मतलब हुआ कि उनको नहीं पता कि उनको क्या पूछा गया है। पूछा ये गया था कि आपकी माताजी जब से आप पैदा हुए हैं तब से वो रोजाना सुबह जगती हैं, आप लोगों को चाय दूध इन सब की व्यवस्था करती हैं। पिताजी को ऑफिस जाना होता है तो वो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं, सबके जीवन चक्र को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलती हैं। और आप, अगर मैं फिर से पोल कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, है ना? फिर से इस सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। और इवन जब आप सोने जाते हैं तब तक वो किसी भी काम को, आपके किसी भी काम को मिस नहीं करती हैं। आपने कभी भी उनके इस कार्यक्रम को टूटते हुए देखा है क्या? कि 7 दिन तक तो सही चल रहा था,
लेकिन अचानक 15 दिन बाद फिर पता चल रहा है कि मम्मी लंच के टाइम पे डिनर बना रही है, डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट बना रही है, बच्चों को सुबह दूध चाय देनी थी, मम्मी जो है वो दोपहर में पिला रही है। मतलब आपसे ये प्रश्न पूछा गया, क्या ऐसा लगता है आपको कि हमारी माँ अव्यवस्थित है? एक बार फिर से पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या हमको ऐसा लगता है कि हमारी माँ अव्यवस्थित है? बताइए, ट्रू और फॉल्स में बताइए। ठीक है, 4% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको उनकी माँ में कमियां नजर आती हैं, कि उनकी माँ जो है वो अव्यवस्थित है। 6% है। चलिए, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें माँ में भी कमियां नजर आती हैं, हालांकि रेयर होते हैं ऐसे लोग, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं, है ना? ठीक है, क्योंकि जब ईश्वर के भजनों के ऊपर भी कोई डिसलाइक कर सकता है, भगवान को भी कुछ बोल सकता है, तो फिर माँ की तो फिर क्या बात है, नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप सबके बहुमत के साथ में, इस बात के साथ मैं कहता हूं, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कट कट के आवाज आ रही है। मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, अगर आपकी अनुमति हो, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि उनकी भी समस्या दूर हो जाएगी, है ना? 1 मिनट रुकिए। हाँ बेटा, अब उम्मीद है कि सबको सब सही हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर क्या निकल के आया कि हमको हमारी माँ के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि लंच के समय ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के समय डिनर, ऐसा कभी नहीं था। ऐसा भी कभी नहीं था कि सर्दियों के कपड़ों की जगह वो गर्मी के कपड़े आपको निकाल दी, या ऐसा भी कभी नहीं था कि आपके दिवाली के समय पर आपको खिचड़ा बना के खिला दी। यानी कि उन्होंने जितने भी त्योहार आए, जितने भी मौसम आए, जितने भी दिन आए, उन सबको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बनाया है। और ये हमारे सामने सबसे बड़ा रोल मॉडल है। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उस टाइम मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी प्रबंधन गुरु है ना हमारे घर में, वो हमारी माता जी हैं। अगर कभी हम उन चीजों को समझें तो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर सहमत हो तो थम्स अप करना। हमारे समय प्रबंधन की जो सबसे बड़ी गुरु हैं, और मैं ये नहीं कह रहा किसकी माँ शिक्षित है, किसकी माँ अशिक्षित है, कौन सी माँ बहुत ज्यादा समझदार है, कौन सी माँ कम समझदार, मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं यूनानिमसली एक लाइन बोल रहा हूं, और वो है हमारी माता जी, जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समय प्रबंधन की गुरु है। तो चलिए आज हम अपनी माता जी का जीवन चक्र एक बार एनालाइज करते हैं कि वो कैसे सभी चीजों को इतने अच्छे से व्यवस्थित रखती हैं। क्या कारण है कि वो कभी भी पापा को किसी भी काम के लिए लेट नहीं होने देती? क्या कारण है कि परीक्षाओं में वो हमसे पहले जाग जाती हैं? क्या कारण है कि त्योहार के समय हम लोग तैयारी करें उससे पहले वो तैयारी करना शुरू करती हैं? आप सोच के देखिए, अभी दिवाली के समय पे आपके घरों में जो सफाई हुई, उस सफाई में माता जी ने कोई 15 दिन पहले से ही बीड़ा उठाया हुआ था। आप लोग कभी नोटिस करिएगा कि वो कभी भी खाली नहीं बैठती हैं। आप मतलब, ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम अगर कभी भी, जो विद्यार्थी बार बार ये पूछते हैं ना कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हमारा मोटिवेशन नहीं रहता, बना हुआ नहीं रहता, उन लोगों को बता रहा हूं ताकि वो कभी भी नर्वस नहीं होंगे, कभी समय प्रबंधन गलत नहीं होगा, कभी उनका मोटिवेशन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब उनको थोड़ा सा हम नोटिस करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि वो कभी भी फ्री नहीं बैठती? किसी भी समय फ्री नहीं बैठती। वो कुछ भी कर रही हो, उनके दिमाग में आगे की रणनीति चल रही होती है। आज उन्होंने भले ही, मतलब कल दिवाली का त्योहार मनाया था, तो वो आगे तक की सोच रही हैं कि भाई दूज पर जो बेटी आएगी उसके लिए क्या करना है, जो उनकी ननद आएंगी उनके लिए क्या करना है, उन्हें अगर कहीं जाना है तो क्या करना है, और तो और वो यहां से आगे के त्योहारों के बारे में सोच रही हैं। उन्हें यह भी पता है कि जब कल को कोई गेट पर मांगने आएगा तो उसे क्या देना है ना? उनको यह पता है कि भाई मसाला किचन में खत्म हो गया। तो सबसे पहली बात तो क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वो हर चीज के लिए पहली जो चीज निर्धारित करती हैं वो है प्रायोरिटी। तो हम भी जब समय प्रबंधन करें, आज हम अपनी माताजी को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने आप के ऊपर कहेंगे कि यार हम कितनी छोटी चीज के लिए परेशान थे। मतलब हमको अब दुनिया में किसी और के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर हमें अपनी माताजी का मोटिवेशन प्राप्त है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, रानू खान लिख रही हैं कि सर आपने तो रुला दिया।
बेटा ये सच्चाई है। माँ को अगर हम थोड़ा भी समझ पाए, असल में क्या है, हमें कभी जीवन में टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम उन्हें ग्रांटेड लेके चल रहे होते हैं। अगर जीवन में हम कभी अपनी माता जी को थोड़ा भी समझ पाए ना, तो हमको घर में ईश्वर ने भगवान देके भेजे हैं। हमारे माता पिताजी जब कहते हैं कि जब ईश्वर खुद नहीं आ सकता था ना धरती पे, तो उन्होंने अपने स्थान पर पेरेंट्स भेज दिए कि जाओ, अब तुम्हारे घर में मैं खुद का अपना रूप भेज रहा हूं। पर मुसीबत क्या है कि अपने गांवों में कहावत होती है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब हम अपने घर के लोगों को इज्जत नहीं देते और घर के लोगों को हम बहुत इज्जत देते हैं कि वो सही है, हम अपनों को नहीं मानते। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले वो निर्धारित करती हैं प्रायोरिटी, और जिसमें वो प्रायोरिटी निर्धारित करती है, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना। वो प्राथमिकता निर्धारित करती हैं। कैसे? आपने कभी भी देखा होगा उनकी पहली प्राथमिकता कौन होता है? उनकी पहली प्राथमिकता आप होते हैं। आप बच्चे हैं जिनका भविष्य बनाना है। वो आप लोगों के लिए, कभी आपने नोटिस किया है, हालांकि कुछ मैं खुद बोलते बोलते कभी सेंटी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता ये है, आपने कभी नोटिस किया है कि वो जब आपको कुछ खिलाती हैं तो कई बार उनका खुद का खाना खत्म हो जाता है, उनके पास में भोजन नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो आपको भोजन कराती हैं क्योंकि आपको वो खाना अच्छा लग गया। आपको खाना अच्छा लग गया तो वो अपने हिस्से की जो सब्जी है, अपने हिस्से की जो मिठाई है, इवन चपाती तक भी वो दोबारा बनाने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन कभी भी वो आपको परेशान नहीं होने देती क्योंकि उनकी प्राथमिकता आप हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ क्या है? प्राथमिकता जब सर्वोच्च होगी तो सारे कष्ट मिनिमम हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके जीवन में कोई भी चीज अगर प्राथमिकता है, फिर चाहे वो यूपीएससी है, फिर चाहे वो एसएससी है, फिर चाहे वो रेलवे है, कोई भी एग्जाम अगर आपके जीवन की प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता के सामने अगर एग्जाम आपकी प्राथमिकता है ना, तो आपके पास में चाहे एक बार के लिए धन की शॉर्टेज आ जाए, चाहे आपके पास में स्वास्थ्य की समस्या आ जाए, चाहे आपके पास में पेन खत्म हो जाए, रिफिल खत्म हो जाए, जो चीज खत्म हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी अचल रूप से चलनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट को नोट करना। हमारी मां अगर बुखार में भी पीड़ित हैं, कभी आपको याद है कि आपने भोजन बनाया हो? आप लोग सब समर्थ हैं, समझते हैं बातों को, लेकिन आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा जब मां की हेल्प आपने की होगी। हमारी क्लास की कुछ बच्चियां जरूर करती होंगी कि भाई ठीक है माता जी, क्योंकि बच्चियां तो खुद ही भविष्य में आगे चल करके इस मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो उन्हीं के ऊपर चलती है। हम सब लोग तो कचरा पट्टी हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी प्राथमिकता जिस चीज को उन्होंने बना के रखी, कभी भी अगर हमें उनको बुखार हुआ, इवन आज एक काम करिएगा, मेरे कहने से एक छोटा सा काम बता रहा हूं मैं आपको, आज जाकर के करिएगा। आज जाकर के ना अपने माँ के हाथ चेक करना। आज जाके अपनी माँ के बस पूछना कि मम्मी आपके हाथ दिखाओ, और उनके हाथ जब देखोगे ना, तो उनके हाथ पे आपको कहीं ना कहीं कट नजर आएंगे। एक चीज देखना, आपको उनके हाथ में कहीं ना कहीं बहुत सारे कट नजर आएंगे, जो कि उनके हाथ में सब्जी काटते समय, और आज भी होंगे वो उनके हाथ के कट कभी खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अपनी मां के हाथ में लगे हुए वो कट, जिसमें से कभी खून निकलता है, कभी मवाद पड़ती है, और उनके हाथ में वो निशान परमानेंट हो चुके हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? उनको देखना आज जाकर के कि मम्मी एक बार हाथ दिखाइए आप प्लीज। क्लियर? तो आप देखना उनको कि उनके हाथ में कई निशान परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इस चीज को बहाना नहीं बनाया। आज तक आपके भोजन को कभी भी उन्होंने रुकने नहीं दिया। आपके किसी भी काम को कटे हाथ में भी उन्होंने बर्तन मांजे हैं, कटे हाथ में भी उन्होंने आपके लिए आटा गूंदा है। आपके किसी स्वाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। मैं केवल आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आप लोग एक बार भी अपनी माता जी से यह सीख लें कि प्राथमिकता क्या होती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज से मोटिवेशन की आवश्यकता है। आपको कोई नहीं पढ़ना, आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन चक्र के बारे में नहीं पढ़ना। अगर माता जी को थोड़ा भी समझने का प्रयास कर लिया, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमको ना 5 दिन मोटिवेशन रहता है, 7वें दिन मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो भाई वो जो 7वें दिन मोटिवेशन खत्म होता है, उनकी समस्या का समाधान ये है कि अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिताया करिए। अक्सर मैं क्लास में एक लाइन बोलता हूं
कि कुछ भी परेशानी आए अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताइए। वो जो समय बिताना है ना, असल में वो यही चीज है। आप उनके साथ बैठिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है जीवन। क्लियर? नंबर एक चीज। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें समय प्रबंधन का क्या लेना देना है, प्राथमिकता से समय प्रबंधन का क्या है? मैंने कहा प्राथमिकता जब होती है ना, तो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। जैसे आपकी प्राथमिकता अगर यूपीएससी एग्जाम है, तो अब आपको कोई और चीज तंग नहीं करेगी। जैसे कि भाई कल बारिश आ गई, मौसम अच्छा था इसलिए पढ़ने का मन नहीं किया। नहीं, अगर जीवन की पहली प्राथमिकता तैयारी करना है तो फिर और चीज आपको परेशान करेगी नहीं। आपको पहले यह निर्धारित करना है कि क्या मेरा गोल मेरी समझ में इसी लेवल का है जिस तरह से मेरी मां की प्राथमिकता मैं हूं। बात अगर समय प्रबंधन की आए, तो उस समय प्रबंधन को वो नोटिस करिएगा कि माताजी जब हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, तो उन्होंने निर्धारित किया होता है कि बच्चों को किस समय किस चीज की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड केयर करती हैं वो आपके पिताजी की, कि भाई उनको किस तरह से चीजों की आवश्यकता होगी, वो उन्हें उसी क्रम में व्यवस्थित करके रखती हैं। मेरे प्यारे साथियों, समय प्रबंधन जब आपकी नजर में आपके किसी लक्ष्य को आप इज्जत देने लगेंगे, तो स्वतः ही समय प्रबंधन और मोटिवेशन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यह निर्धारित करें कि क्या जो हम चाहते हैं वो हम चाहते हैं या कोई हमसे कह रहा है करने के लिए। मतलब यदि आप एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, ये आपकी खुद की चाहत है या किसी ने धक्का दे रखा है कि तुम्हें यह करना चाहिए। इन दोनों में रात दिन का अंतर है। अगर आपकी अपनी चाहत है ना बच्चों कि मुझे सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, तो समय प्रबंधन जैसी बीमारी कभी आएगी ही नहीं। आप हर एक मिनट को बचाएंगे। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भी आपको बताता हूं। मेरी शादी को हो चुके हैं 8 साल, 2 बेटियां हैं, ठीक है। जब मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, ये आपको बिलीव होना चाहिए, और मैंने तैयारी करना जब शुरू किया, मतलब मैंने स्टेट पीसीएस का जब एग्जाम क्वालिफाई किया, तब मुझे शादी को लगभग 5 साल तैयारी को हो चुके, शादी को हो चुके थे कि भाई अब शादी हुए काफी टाइम हो गया, पैसा भी खूब कमा लिया, अब पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी किल्लत ये कि आप इतनी सुविधाओं में से रह करके स्टूडेंट की लाइफ जब जिएंगे, तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ भैया, लव या अरेंज कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ जी, सवाल क्या बन रहा है कि यार इतनी सुविधाओं में से, क्या कि काफी अच्छा कमाता था, 7 डिजिट में इनकम टैक्स भरता था उस समय भी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यार अब घर में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन स्टूडेंट को तो परिश्रम करना पड़ता है। तो मैंने अपने आप के परिश्रम में जिन चीजों को जोड़ा, मैं जयपुर रह के पढ़ाई किया, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और वहां लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करता था। इवन अभी भी, अभी मेरा इंटरव्यू है मतलब नेक्स्ट मंथ में, तो भी मैं लाइब्रेरी वापस जाके बैठूंगा, क्योंकि वो होता है ना कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, तो डेफिनेटली वापस जयपुर जाऊंगा। तो पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, द सीन इज कि आप जब किसी चीज के लिए निकलते हैं ना, तो सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। कि आप जब कोई काम कर रहे हैं, तो आपने कितना उस चीज के लिए बलिदान देने की सोची है कि हाँ भाई मैं इतनी चीज इसके लिए दे सकता हूं। और जब आपकी प्राथमिकता में वो चीजें आ जाती हैं कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपकी जितनी भी चुनौतियां हैं वो स्वतः ही सेटल होने लग जाती हैं। जैसे जब मैंने सोचा कि मुझे आरएएस क्वालिफाई करना है, तो मैंने सबसे पहले जो घर की समस्या हो सकती थी उनको मैनेज किया, अपने परिवार की काउंसलिंग करी। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए, आपके पास अभी शायद ही ऐसी जिम्मेदारियां हो कि ससुराल वालों को भी मनाना है, घर वालों को भी मनाना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, और उस बीच में पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, ये सारे काम करने हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, जो प्राथमिकता होती है ना, वो आपको यही चीज सिखाती है कि एक बार प्रायोरिटी अगर आपने बना ली, तो मैनेजमेंट स्वतः ही चला आता है। आप उनके लिए जो चीजें निर्धारित हैं वो खुद से सोचते हैं कि इसकी आवश्यकता होगी, चलो इसे पहले ही पूरा कर देते हैं ताकि पढ़ाई में दिक्कत ना आए। उम्मीद है कि आप मेरे इशारे समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज निर्धारित करिए कि क्या आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अगर हाँ है, इसका आंसर दिल से हाँ है, किसी के बिना कहे हाँ है, तो फिर मेरे प्यारे साथियों आपको ये 2 बिंदु परेशान ही नहीं करने वाले। तो मैंने आज आपको अपने माताजी के जीवन से एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है, वो है प्राथमिकता, जिसके निर्धारित होने के बाद दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ।
कि सर फिर समय प्रबंधन करते समय किस चीज का ख्याल रखें। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, इसे समझने का प्रयास करें। सामान्यतया हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो लोगों के बीच में। किन लोगों के बीच में? एक तो है जो वास्तविक आप हैं, दो लोगों के बीच में हम कंफ्यूज होते हैं। उनमें से एक का नाम है रियल यू, रियल यू का मतलब जो आप हैं, और एक दूसरे होते हैं जिसका नाम है इमेजिनरी, इमेजिनरी यू, यानी कि जो काल्पनिक आप हैं। ये दो लोग हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो व्यक्तियों के बीच में आप कंफ्यूज होते हैं। एक तो वास्तविक आप जो हैं आप, और एक वो जिसकी आप कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं। और उस काल्पनिक आप में सामान्यतया जो व्यक्ति है वो आप नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। वो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जिसका जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकता है कोई टीचर हो जिससे आप बहुत मोटिवेटेड हो सकता है आपके बड़े भैया हो, आपकी माँ भाई मतलब दादा परदादा कोई भी हो। वो कोई व्यक्ति है जिसका जैसा आप बनना चाहते हैं, और ये वास्तविक आप है। अब पसड़ कहां जाते हैं हम लोग कि हमने इस दूसरे व्यक्ति में किसी का हाल ही में उदाहरण देखा। क्या उदाहरण देखा? कि भाई हमने उदाहरण देखा कि एक व्यक्ति है जो रिसेंटली आईएएस बना है, और उसने कहा कि मैं केवल 4 घंटे पढ़ करके आईएएस बन गया, मेरी तरह पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे। बहुत अच्छी बात है, उसने जो कहा उस बात को देख करके तो ये लगा कि साहब हमको तो आईएएस बनना है, तो इस तरह का मॉडल फॉलो करना है क्योंकि इस व्यक्ति ने ये कहा था। ठीक बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिनके बीच में, यानी कि इमेजिनरी यू, यानी वो जो दूसरा व्यक्ति जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, और वास्तविक आप, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। मतलब ये है, अगर मान लीजिए कि आप और मैं दौड़ लगाएं कि दोनों में से कौन आगे निकलेगा, और मैं आपसे कह दूं कि चलिए मुझे दौड़ लगाना है, अब तो मुझे मैराथन जीतना है और मुझे आप सबसे आगे निकलना है। मैंने आपको चैलेंज तो दे दिया, लेकिन मैं इस चैलेंज की डे 1 पर ही मेरी समझदारी मुझे याद दिला देगी कि मिस्टर अंकित अवस्थी, तुम जो बातें कर रहे हो ये सब फर्जी हैं, तुमसे जीता नहीं जाएगा, क्योंकि तुमसे 4 कदम तो चला नहीं जाएगा। तुमको कोई खाने की चीज दिख गई तो तुम उधर मुड़ जाओगे, तो तुम्हारा चलने फिरने का मतलब नहीं है, तुम्हारा दिशा भटकनी तय है। लेकिन मैं बात कर दिया कि नहीं, मुझे आपके साथ में कंपटीशन करना है और आगे निकलना है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास करो कि आपके दो लोगों के बीच जब कंफ्यूजन हो ना, रियल यू और इमेजिनरी यू के बीच में, तो पहले ये मैच करो कि क्या आप दोनों की परिस्थितियां सेम है, क्या आप दोनों की आवश्यकताएं सेम है। क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हो उसकी परवरिश में, आपकी परवरिश में रात दिन का अंतर हो सकता है उसकी जो आवश्यकता थी, उसे साइंस बहुत अच्छे से आती थी, आपको ना आती हो, उसे जीके बहुत अच्छे से आती हो, आपको ना आती हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कहने का अर्थ यह है कि हम जब भी किसी को फॉलो करें, पहले ये समझें कि क्या हम दोनों सेम हैं। अगर नहीं है तो अपनी जरूरतें पहले समझो, फिर समय प्रबंधन करो। किसी को कॉपी पेस्ट करके समय प्रबंधन मत करो कि वो 16 घंटे पढ़ लेता है तो मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? किसी से कंपटीशन करके नहीं, पहले यह समझिए कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है और मैं हूं कौन, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, यह समझिए पहले। अगर ये दो बातें आप समझ गए, तब जाकर समय प्रबंधन के बारे में विचार करिए। समय प्रबंधन ऐसे ही नहीं आता। असल में समय प्रबंधन इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि वो वास्तविक आप हैं ही नहीं जिसने टाइम टेबल बना लिया। वो वास्तविक आप हैं ही नहीं जिसने टाइम टेबल बना लिया, क्योंकि आप किसी और का जीवन जी रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप किसी और का जीवन परमानेंट नहीं जी सकते, आप अपना ही जीवन परमानेंट जी सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अपना ही जीवन जी सकते हैं, किसी और का जीवन नहीं जी सकते। कि भाई मुझे उस जैसा बनना है, अरे बनना है, लेकिन उससे पहले पहले खुद को समझो, आपकी आवश्यकता क्या है। मेरी, मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेता हूं, उसकी आवश्यकता है कि उसको ना मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़नी है क्योंकि उसको आती नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मैथ 5 मिनट में समझ में आ जाती है, उसको सवाल करने में समय ही नहीं लगता, तो उसकी आवश्यकता मान लीजिए कि रीजनिंग है।
या कोई और सब्जेक्ट में, कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यकताओं में अगर अंतर है तो समय प्रबंधन में भी अंतर होगा। और दूसरी बात, मेरी काबिलियत क्या है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं और आप इस चीज से डेफिनेटली एग्री करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नाइट में 9 to 12 या 9 to 2 PM 2 AM तक पढ़ते हैं। और बिल्कुल होता है, सबका अपना अपना है। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों के जीवन क्रम में पढ़ाई की प्राथमिकता का समय भी तो अलग अलग है। मैं कभी पढ़ रहा हूं, कोई और कभी पढ़ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में अब अंकित सर सुबह सुबह क्लास लेने आए, और वो क्लास लेने आए और कह दिए कि बेटा आप लोगों को सुबह 6:30 बजे रोज लाइव आना है। लेकिन गुरुजी मैं आता हूं, मुझसे आया नहीं जाता। अब ये बड़ी बात है कि सर जो मेरी काबिलियत है कि मैं 9 से 2 रात को पढ़ता हूं और बहुत अल्टीमेट लेवल की पढ़ाई करता हूं। अब मैं आया, मैंने कहा नहीं बेटा, मॉर्निंग में 6:30 आप लाइव आ जाना, मैं 6:40 तक आपकी क्लास शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को मैं 6:30 के लिए मोटिवेट कर दिया, लेकिन आप हो कि नहीं सर मुझसे तो आया ही नहीं जा रहा, सही क्या है? मैंने कहा देखो भाई, अगर नहीं आया जा रहा तो आपके लिए यदि ये सही है तो आप इसी को अपना के पढ़ना शुरू कर दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी इस चीज में फायदा है, किस चीज में, कि मॉर्निंग में 6:30 अगर लाइव आ रहे हो तो आपको फायदा अगर समय बचने का है कि मेरा समय बचेगा। दूसरी चीज, मेरा समय बचने के साथ साथ मेरे समझ में ज्यादा आएगा। अगर आपका स्वार्थ यानी कि आपकी आवश्यकता आपको यह बताए कि परिवर्तन की आवश्यकता है काबिलियत में, तो ही परिवर्तन करिए, अदरवाइज परिवर्तन मत करिए। उदाहरण के लिए मेरे प्यारे साथियों, मुझसे जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में अपनी पूरी क्लास खत्म कर लेते हैं, यानी एक बार में लग के ही क्लास खत्म हो गई। लेकिन जो दिन भर में मेरी क्लास देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे क्लास देखते हैं, उनको मेरा वीडियो खत्म करने में 2-2 3-3 बार बैठना पड़ता है। 2-2 3-3 बार बैठना पड़ता है का मतलब यह हुआ कि एक बार शुरू करी, बीच में कोई काम आ गया, थोड़ा उठ गए, ये फिर शुरू करी, नोट्स बनाने का मन कर गया तो कहीं और खो गए। तो जो वो वाला समय किल हो रहा है उसका हमें अंदाजा ही नहीं था। दूसरी बड़ी चीज क्या थी? मॉर्निंग में जब हमको सुबह कुछ पढ़ने का मौका मिलता है ना, देखो मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से आज तक, मेरे जब पिताजी खुद भी शिक्षक हैं, और उन्होंने हमेशा से आदत मेरी बदली, डाली, एक तरह से ये समझिए, सुबह 4 बजे जग के पढ़ने की। और मैं आज तक टिल डेट मैं 3:30 बजे जग करके पढ़ना शुरू कर देता हूं। मेरी आदत में है और मैं इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन मैं 3:30 जग जाऊंगा, 3:30 3:45 में जग जाता हूं। और उस समय जो पढ़ाई होती है, पूरी दुनिया शांत, एकदम शांति। थोड़ी देर बाहर टहलता हूं, गर्म पानी पीता हूं, घूमता हूं, और फिर देखता हूं कि यार कितनी शांति है इस पूरी दुनिया में। और तब जाकर के एक बार किताब लेके बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि ये सारा ज्ञान बस जा रहा है, ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है एकदम। वो जो पॉजिटिविटी मुझे आती है ना, अगर मुझे ये समझ में आ गया कि वो मॉर्निंग में ही आती है, तो भाई मैं वही काम फिर प्राथमिकता से करूंगा। आपकी अगर काबिलियत आपकी आवश्यकता से मैच कर जाए कि मुझे भी सुबह पढ़ने से समझ में ज्यादा आता है, तब तो आप परिवर्तन करिए, और अगर नहीं आता है तो मत करिए। आप में से कई कहेंगे सर मैंने 2 दिन कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। मेरे प्यारे साथियों, 14 दिन में आदत बदलती है। 14 डेज तक अगर आप कंटिन्यू जगते रहे तो आपकी वो आदत कन्फर्म हो जाएगी। कुछ विद्यार्थियों को समय ज्यादा लगता है, वो 21 डेज का लगता है, लेकिन 14 दिन के अंदर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत सारी आदतों को लेके वो 14 दिन के अंदर सेट हो जाती है। ठीक है ना? तो 21 डेज तो हाईएस्ट है, 21 डेज में बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो 14 दिन में काम सेट हो जाता है, आपकी नींद खुद से खुल जाएगी। ठीक है ना? ये हो गया। तो अपना समय कैसे बनाएं, प्रबंधन कैसे करें? आंसर है कि आप अपनी आवश्यकता को पहचानें, अब काबिलियत को पहचानें। ठीक है सर, तो मैंने अपनी काबिलियत और आवश्यकता पहचानी तो पता चला कि सर मैं केवल 6 घंटे ही पढ़ सकता हूं। सर मैंने खूब पढ़ के देख लिया कि मैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता। मैंने कहा भाई ये 6 घंटे कौन से वाले हैं? बोले सर मैं वीडियो देखता हूं 6 घंटे, तो क्योंकि आजकल तो वीडियो के अलावा कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो 6 घंटे तो सर मैं वीडियो देखता हूं। हमने कहा अच्छा, और 6 घंटे मैं खुद पढ़ता हूं। लेकिन सर जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो कहते हैं 18 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा उनको एक बार के लिए साइड में हटा दो, उनकी बात करनी नहीं है। अच्छा, एक विद्यार्थी कह रहा है
कि सर मैं 6 घंटे वीडियो ही देखता हूं, मेरा ये वाला काम ही मिसिंग है। तो मैंने कहा भाई, अगर आपका ये वाला काम मिसिंग है ना, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं 6 घंटे, तो मेरा निवेदन है कि ये वीडियो देखना भी बंद कर दो, क्योंकि मैं अभी से घोषणा कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी से घोषणा कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई सा भी एग्जाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि, सब वेस्ट है। फिर आप मतलब ये समय भी खराब मत करो, अपना डेटा भी खर्च मत करो। आप चाहे कोई सा भी, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम को दुनिया में दे लेना। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं करवा पाएगी। और ये बात मैं रिकॉर्डेड वीडियो में और बोल रहा हूं, मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, बोल लेना, कहीं पे भी चैलेंज कर देना। देवाश्री बेटा अंत में बता दूंगा बेटा, दिव्याश्री लास्ट में बता दूंगा बेटा, है ना क्लियर? तो फिर आप पूछेंगे कि सर ये, हाँ, जैसे एक विद्यार्थी ने कहा सर आपने तो हमको डिमोटिवेट कर दिया इस बहाने। ये विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं, नाम इनका निकल गया है ना, तो बोले सर इस तरह से तो सर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपने अगर इस लाइन को बोल दिया। तो बिल्कुल हो जाइए, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट होकर के भी सुधर जाते हैं तो वो भी मेरा मोटिवेशन है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर वीडियो देखने से किसी का सिलेक्शन हो जाता ना मेरे प्यारे साथियों, तो जो एडिटर वीडियो के साथ बैठ करके, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं आपकी क्लास ले रहा होता हूं, मतलब आपकी जो मॉर्निंग वाली क्लास लेता हूं या यूट्यूब की कोई सी भी क्लास लेता हूं, तो हमारा एक व्यक्ति उस समय क्लास में बैठ करके वो सारी बातें सुन रहा होता है। क्यों सुन रहा होता है? कि कहीं आवाज तो नहीं चली गई बीच में, या कोई खरखर की आवाज तो नहीं आ रही है, या सर ने कोई ऐसी बात तो नहीं बोल दी जो बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी थी, हमको बतानी जरूरी थी, हम बताना तो नहीं भूल गए। एक व्यक्ति पूरे टाइम बैठा हुआ रहता है ना? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सुन ही रहा है वीडियो, लेकिन आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वीडियो सुनने से अगर हो जाता तो हमारा जो एडिटर बैठता है ना, वो तो यूपीएससी जाने कब का क्वालिफाई कर लेता, क्योंकि वो तो हर क्लास में बैठता है, वो तो हर नॉलेज को पढ़ता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, कृपया करके आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करें। यह तय है कि जिस चीज को आपने वीडियो में पढ़ लिया, उसके रिवीजन में 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम सभी, मैं ही नहीं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनकी आपको समझ में आती है क्लास, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। उनका पढ़ाया हुआ रिवाइज बहुत जल्दी होता है। यानी कि जो पढ़ा अगर वो रिवीजन कर लिया, तो फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? थम्स अप करिए, मुद्दा समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज की रखनी है बेटा? हमें प्राथमिकता रखनी है कि हमें रिवीजन करना है। और रिवीजन जो वीडियो हमने देखा उससे जो हमने, अच्छा फिर हाँ, एक बड़ी समस्या, बोले सर मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूं, सबके बैठ के नोट्स बनाता हूं, बहुत टाइम लगता है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप नोट्स मत बनाइए। बोले क्यों सर, नोट्स क्यों ना बनाए? मैंने कहा आपको जो बात नहीं आती ना, केवल उतना सा लिखिए। बोले सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हमने कहा फिर ठीक है, फिर नोट्स बना लीजिए। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका जो आज समय खर्च हो रहा है, अगर आप 6 महीने मुझसे पढ़ लिए, तो 6 महीने बाद आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सारा की सारा नोट्स में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि फिर वही चीजें रिवाइज होती रहती हैं, बार बार वो चीजें आती हैं। मुश्किल से आपको 5 या 6 नए पॉइंट लिखने होते हैं, बाकी अधिकांश बातें वो पुरानी ही आती हैं। ये आप थम्स अप करिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम सबके साथ होता है ऐसा कि हम लोग बिल्कुल पढ़ने बैठते हैं सर, और क्या बोलते हैं, अब तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको नोट करने के लिए मुश्किल से 5-7 बातें दिन भर की होती हैं, अदरवाइज कुछ होती नहीं है। तो ऐसी समय पर हमने केवल बोल्ड पॉइंट में लिख लिए। जैसे मान लीजिए किसी दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल मैंने बोले, बस वो आपने साइड में लिख लिए, फलाना आर्टिकल, ये सब लिख लिया। फिर मैंने मान लीजिए किसी दिन पढ़ाया फाइनेंस कमीशन, तो उसका ये आर्टिकल है, इसने ये रिकमेंडेशन दिए, छोटे छोटे पॉइंट बना लिए। यानी कि एक दिन की क्लास जब मैं बोल रहा था ना, तो जो याद करने का पॉइंट था वो बुलेट पॉइंट में बना लिया। बुलेट पॉइंट में लिखते चले गए, अच्छा अच्छा ये वाली बात है, ये वाली बात है, बस खत्म। छोटे छोटे पॉइंट बना लिए। बाकी तो कंटेंट मैं आपको देता ही हूं। मैं आपको टेलीग्राम पर क्लास के नीचे वो सारा कंटेंट शेयर करता हूं। ज्यादा रीडिंग लगानी है तो वहां से लगा लेना,
क्लियर? तो उतना सा किया, और हमारे पास में जब इवनिंग में एक बार जब हम कुछ भी टहल रहे थे या कुछ कर रहे थे, हमने एक बार वो वीडियो देखा, वो वीडियो नहीं देखा, अब हमने वो कंटेंट देखा कि सर ने आज की क्लास में ये वो बातें बताई थी जो मुझे नहीं आती थी, बस मुझे ये रिवाइज करनी है और मुझे याद कर लेना है। फिर देखिए आप कैसे याद होता है आपको। क्या आपको मेरी बात समझ? और ये सब जगह है, कीवर्ड्स लिखते चले जाइए, कोई सी भी क्लास देख लीजिए, कोई सी भी क्लास, मेरी नहीं, आप कोई की भी क्लास देखें, आपको कुछ ही पॉइंट होते हैं जो नहीं आते, बाकी सब आता है। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? बोले सर एक बात बताएं आप कि इस तरह से तो 15 मिनट में ही मेरा काम हो गया। मैंने कहा भाई आपने 6 घंटे में ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्लासेस देखी होगी, तो इन 5 क्लासेस का समय लगाइए आप। 5 क्लासेस का या 4 क्लासेस का जो समय लगा, 15 5 75, सवा घंटे तो यही हो गया। मैं तो 1.5 घंटे मान के चल रहा हूं, रिवीजन के 1.5 घंटे तो आपके यही खल गए, और इसमें छोटा मोटा ब्रेक और आ गया, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, 45 मिनट बाद ब्रेक चाहिए 15 मिनट का, तो मैं ये मानता हूं कि आपके 2 घंटे पूरे पूरे रिवीजन में चले गए। फिर बोले सर हम बाकी 6 घंटे क्या करें, बाकी 4 घंटे क्या करें? मैंने कहा भाई अब देखो, आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने ये कार्यक्रम अगर शुरू कर दिया ना, तो उन्हें कभी भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ही नहीं आएगी। वीडियो देख लिया सुबह या वीडियो देख लिया दिन में, और उसको हमने अपने हिसाब से जब रिवाइज करना चाहा कर लिया। क्लियर हो गई? अच्छा, अब बात आती है सर एक बात बताइए कि जो बाकी बच गए 4 घंटे जो पढ़ने के हैं, उसको कैसे मैनेज करें? बच्चों फिर मैं एक छोटी सी बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा, उसे आप ऑनेस्टली मान के चलना। अगर आप किताब नहीं पढ़ते तो फिर से आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आपको कोई भी टीचर कुछ भी कहता हो, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते अगर मैं आपको बात बताऊं जो ऑनेस्ट बात है, एकदम ऑनेस्ट बात है, देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सच्चाई जो बताना चाहता हूं वो आप जरूर मान के चलना। मेरे प्यारे साथियों, बुक्स पढ़ने की आदत डालना, नोट्स नहीं, नोट्स तो रिवाइज हो गए, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी गई है कि जो पढ़नी ही पढ़नी है, नोट्स नहीं। नोट्स इसलिए नहीं क्योंकि नोट्स में तो टीचर ने ही वो सब बातें अपनी तरह से पढ़ाई हैं, आपकी समझ विकसित नहीं होने दी नोट्स ने। नोट्स ने आपकी समझ डेवलप नहीं होने दी, नोट्स ने तो जो टीचर ने समझाया उसने अपनी ही समझ से आपको समझाया, और उससे आपने वही समझा जो टीचर ने समझ रखा था। लेकिन क्या आपकी अपनी सोच डेवलप हुई? आंसर है नहीं हुई। आपकी अपनी सोच डेवलप कब होगी? जब आप खुद से किताबें पढ़ेंगे, जब आप खुद से लाइन टू लाइन उसका अर्थ अपने विवेक से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से समझेंगे कि यहां अर्थ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लाइन में कि पृथ्वी 23.5 डिग्री घूमती है, तो इसका अर्थ क्या है? खुद से विजुअलाइज करिए। असल में वही आपके अधिकारी बनने का काम शुरू होता है। जब भी कोई चीज आप खुद से विजुअलाइज करते हैं तो आपका व्यक्तित्व बन के आता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं प्लस के कंटेंट में भी इतना कंटेंट देता हूं कि बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या लाइन बोल रहा हूं आपसे कि बुक पढ़नी है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो पढ़ा दिया ना उसको भी बुक में से पढ़िए, यानी एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़िए। क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को बच्चों? क्योंकि आप इस तरह से पढ़ लीजिए कि देखते हैं सर ने क्या गलत लिखाया है, क्योंकि भाई टाइपिंग ने टाइप किया है, कहीं ना कोई त्रुटि तो होगी ही, तो चलिए इसको स्टैंडर्ड बुक्स में से चेक करते हैं, लेकिन करिए, आदत में डालिए। इससे जो आपका व्यक्तित्व बन के आएगा उसे कहते हैं आत्मनिर्भर बनना। कल को कभी आपको ऐसा समय आए कि क्लास पढ़ने का मौका ना मिले, आपके पास ही टाइम ना हो और आपको खुद से पढ़ना पड़े, तो आप खुद से भी पढ़ करके मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन निकाल लें। आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे अगर आप किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। बुक्स में रीडिंग में ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल संतोष सही कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बुक्स को पढ़ करके कुछ सीख लिया वो अपने आप के साथ इतने कॉन्फिडेंट होके घूमते हैं कि उन्हें लगता है, देखो बच्चों एक सिंपल सी बात समझना, आज मैं आपको बुक से ही कंटेंट बना के पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ बातें मैं इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये तो आपको आती होगी क्योंकि मैंने इतना अच्छे से सिखाई है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो आपको याद ही नहीं है, या फिर आपने उसको पढ़ा ही नहीं और आपको आती नहीं थी।
तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप खुद की आवश्यकता को पहचाने, उसे किसी ना किसी बुक में। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक पढ़ें? बहुत सारी किताबें जो आपके ही सीनियर्स ने, आपके जानने वालों ने, आपके टीचर्स ने बताई हैं, वो उन बुक्स को लेकर के पढ़ना शुरू करिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया बाकी काम जो आपको करना है। बोले सर फिर समय प्रबंधन के समय हम टाइम टेबल कैसे बनाएं? मैंने कहा जब भी टाइम टेबल बनाओ तो जो पुरानी सीख मैंने कई बार दी है उसे अपना लो। केवल 45 मिनट एक बार में पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 45 मिनट के कुर्सी टेबल पर बैठिए, मोबाइल बंद करिए, स्टॉप वॉच चलाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, खड़े हो जाइए, फिर 45 मिनट बैठिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और इस प्रकार से अपने इन 45 प्लस 15 को ही 1 घंटा मान के पढ़ें। यानी कि असल में जब आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो आप 45 के 6 स्लॉट पूरे करेंगे। यानी कि आप असल में अगर देखा जाए तो 450 मिनट ही पढ़ेंगे। वो क्या कहते हैं इसको, 45 मिनट के 6 सेशन अगर आप लेकर के चलोगे तो 45 दूना 90, 9 तिया 27, 270 मिनट पढ़ेंगे आप। क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में से बहुत सारी बातें जरूरत के हिसाब से समझ में आई होंगी। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको कुछ रिलेवेंट कंटेंट मिला आज के सेशन में। जी, तो मैंने आप लोगों को कैसे मोटिवेट रहना है इसके लिए, समय प्रबंधन के लिए बहुत सारे नुस्खे दे दिए। 7 दिन का मोटिवेशन कैसे कंटिन्यू रखें ये मैंने आपको बता दिया कि अपनी माँ को बार बार देख लें कि वो काम कैसे कर रही हैं। जब यहां दिक्कत आए तो एक बार प्रायोरिटीज डिसाइड कर लीजिए कि क्या वाकई में आप चाहते हैं सेलेक्ट होना, नहीं चाहते हैं तो फिर छोड़ दीजिए तैयारी कि ना हो पाएगा, खुद से ही क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना? फिर इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं यूपीएससी की तरफ कि सर हाँ, अब ये 2 सवाल और बढ़ते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। मैंने कहा भाई यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही फाउंडेशन तरीके से किया जाता है। तो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी में सबसे पहली जो जरूरत थी वो है एनसीईआरटी की। और जो विद्यार्थी ऑलरेडी हमारे यूपीएससी बैच में हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि बच्चों आपका बेसिक से बैच आ रहा है 17 तारीख से सुबह 9:15 बजे। टाइम थोड़ा चेंज किया गया, 9:15 किया गया है। और यहां पर मैं एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने इवन इतना तक सोचा है कि अब जो बच्चे एनसीईआरटी को, जिसको मैं कहता था ना कि लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, मैं वो तक काम खुद से कराने जा रहा हूं, लाइन टू लाइन पढ़ाने आ रहा हूं। आपकी इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहा हूं, क्लास 11th की पॉलिटी लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूं, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद जैसे ही पॉलिटी खत्म होती है या फिर एनसीईआरटी जैसे खत्म होती है, इसके बाद मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट का बैच लेकर के आऊंगा जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो इस प्रकार से हम लोग आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपके साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप में से भी कोई विद्यार्थी इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो मेरे साथ में मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके जुड़ सकता है। और मैं एक चीज बता दूं कि मेरे अलावा जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, कोई भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है, उन सबका कंटेंट और क्लास आपको यहां मिल जाएगी। क्लास का नोट्स आपको बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध हो जाएगा, दोनों भाषा में मैं आपके सामने क्लास पढ़ाता हूं। ठीक है ना? रही बात फीस की, तो मेरे प्यारे साथियों जो फीस है उसके अंदर 10% डिस्काउंट मिलता है। अराउंड वो आपको 42,000 के अंदर फीस प्राप्त हो जाएगी। 46,000 फीस हो गई है, 4.2, हाँ 42,000 के अंदर आपको क्लास प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड के साथ में एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको डिस्काउंट भी प्राप्त होता है क्योंकि बहुत सारे स्कीम ऑफर चल रहे होते हैं, एचडीएफसी वगैरह सब चला रही होती हैं। इसके अलावा जीरो कॉस्ट ईएमआई चलती है इनकी, आप ईएमआई बना सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है ना? तो ईएमआई के साथ आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है ना? फिर एक जो लास्ट डाउट बचा है वो क्या है कि सर क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा, ऐसा मुझे डाउट आता है। तो मैं केवल एक सीख दे रहा हूं यहां पर, उसका आंसर सुन लेना। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपको यह ख्याल आए कि उस एग्जाम में 1 करोड़ लोग बैठेंगे, मेरा क्या होगा, तब उस सोच को थोड़ा सा बदल देना और उसको यह सोचना कि मैं तो अकेला हूं और वहां पर जो सीट्स हैं, यानी कि जिन लोगों का सिलेक्शन होना है उनकी संख्या 1.25 लाख है। मैं अकेला हूं और मेरे लिए 1.25 लाख सीट है। मैं अकेला हूं और मेरे लिए, अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा हूं तो मैं अकेला हूं और 750 सीट है, मैं किस किस सीट पे जाके बैठूंगा, इतनी सारी सीटें मेरे पास हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, और रही बात इस चीज की, तो ये आप इसको थोड़ा सा बदलिए कि आपके पास इतनी सारी सीट है यार, मैं किस किस पे जाके बैठूंगा यार, इतने सारे। ठीक है? अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। और रही बात इस चीज की
कि एसएससी, यूपीएससी और रेलवे, इन सबको मैं एक साथ लेके चलूं या ना चलूं। मेरे प्यारे साथियों, निवेदन है, जब आप बड़े कार्य के लिए निकलें तो आप डेडिकेटेडली एक ही दिशा में ध्यान रखें। आपका ध्यान अगर बट गया, मेरे प्यारे साथियों, आप अजय देवगन नहीं हैं जो दो घोड़ों पर एक साथ पैर रख करके ड्राइविंग कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आप एक इंसान की भांति समझें, आप हीरो ना समझें अपने आप को। कहते हैं ना कि दो नाव पर पांव रख के काम नहीं होता। तो एग्जैक्टली आपका मोटिवेशन भी अगर दो दिशाओं में बट गया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर आपका गोल यूपीएससी है तो कृपया करके अन्य गोल को साइड में हटा देना, तब जाकर के यूपीएससी के बारे में सोचना। यूपीएससी को खिलौना मत समझना कि भाई ये हो जाएगा बस, बाकी तो सब हो जाएंगे। नहीं, ये आपसे पूरी तरह से, उस सेक्रेड गेम्स में है ना, बलिदान मांगता है, तो ये बलिदान मांगता है। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर है? तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने आज बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए और डेफिनेटली आज का सेशन थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों को, हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो पूछने के लिए बची होंगी कि सर पूछना है, और भी बातें रह गई हैं, तो उन्हें डेफिनेटली हम नेक्स्ट टर्म पर जरूर लेंगे, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं। लेकिन हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर बातें जो आप लोगों को चलनी चाहिए वो मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है बेटा? हाँ जी, अगर आपकी इजाजत हो और आज का सेशन थोड़ा भी आपको फायदेमंद लगा हो तो थम्स अप कर देना, है ना? और रेगुलर फिर से कल से मुलाकात होती है, कल मॉर्निंग के सुबह 6:30 बजे सेशन में करंट अफेयर के आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ध्यान रखिए, बड़ों का प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, माताजी का सम्मान करिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। ठीक है ना? दिव्याश्री, प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ फ्रॉम बेसिक। हाँ, तो बेटा दिव्याश्री, बेसिक से एनसीईआरटी पढ़ना प्रारंभ करिए, वही बेसिक है बेटा, है ना? बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। और माफी चाहता हूं, कुछ बच्चों के सवाल फिर भी रह गए होंगे क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे लाइव हैं, तो हर किसी की बात का शायद मैं जवाब ना दे पाया हूं, लेकिन मैंने फिर भी मैक्सिमम बच्चों को कवर किया है। ये आपके थम्स अप से मुझे समझ में आता है। एक बार फिर से थम्स अप कर दीजिए और मुझे बाय बाय करने का मतलब ये सिग्नेचर है हमारा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।